चैप्टर 1 के लगभग सभी टॉपिक समाप्त हो गए हैं, यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के लगभग सभी टॉपिक समाप्त हो गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणियां बची हुई हैं जो पूछी जाती हैं, तो उसमें से सबसे पहली टिप्पणी है फल या फ्रूट। पहले इन सभी टिप्पणियों को अच्छी तरीके से समझाएंगे और इसके बाद परीक्षा में इनको कैसे लिखना है तो लिखना भी आपको अच्छे से बताएंगे। तो देखिए, जैसे पुष्प था, पुष्प में जब निषेचन क्रिया हो जाती है, यानी परागण और निषेचन हो जाता है, परागण होने में परागकण आता है, वर्तिकाग्र पर गिरता है और इसके बाद में अंकुरित होकर के निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन के बाद में बाह्य दलपुंज मुरझाकर गिर जाते हैं, दलपुंज जो ये हैं ये भी मुरझाकर गिर जाते हैं, वर्तिका भी सूख जाती है, वर्तिकाग्र भी सूख जाता है। जो बीजांड होता है ये बीज में बदल जाता है। बीजांड किस में बदलता है? बीज में बदल जाता है। जो अंडाशय होता है ये फल में बदल जाता है और इस तरह से फल का निर्माण होता है। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे निषेचन के बाद पुष्प के अंडाशय से, देखिए पुष्प का अंडाशय था या ओवरी थी, तो निषेचन के बाद में पुष्प के अंडाशय से बनी विशेष रचना या संरचना फल कहलाती है। फल किसे कहते हैं या फ्रूट किसे कहते हैं? तो निषेचन के बाद में पुष्प के अंडाशय से बनी विशेष जो रचना होती है उसे ही फल कहा जाता है या फ्रूट कहा जाता है। अब आपको यहीं पर बता दें, परीक्षा में दो चीजें जरूर पूछी जाती हैं। सत्य फल क्या है? पूछ लिया सत्य फल किसे कहते हैं, या पूछ लिया असत्य फल किसे कहा जाता है, असत्य फल, और इनके उदाहरण भी पूछ लेते हैं। तो देखिए सत्य फल क्या है? जब निषेचन हो और निषेचन के बाद में पुष्प के अंडाशय से फल बने तो उसे सत्य फल कहा जाता है। जब पुष्प के अंडाशय से फल बनता है, अंडाशय से फल का निर्माण हो तो उसे सत्य फल कहा जाता है। यानी ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्प के अंडाशय से होता है उन्हें ही सत्य फल कहा जाता है, ट्रू फ्रूट कहा जाता है। अब असत्य फल क्या है? तो असत्य फल क्या होते हैं? ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्प के अंडाशय से ना होकर, जिनका निर्माण पुष्प के अंडाशय से ना होकर पुष्प के किन्हीं अन्य भाग से होता है, पुष्प के अन्य भागों से होता है, उन्हें असत्य फल कहा जाता है। सत्य फल क्या है? पुष्प के अंडाशय से जिनका निर्माण होता है उन्हें सत्य फल कहते हैं। असत्य फल क्या है? जिनका निर्माण या ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्प के अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से हो जाए उन्हें असत्य फल कहा जाता है। असत्य फल का उदाहरण पूछ लेते हैं। सत्य फल का उदाहरण क्या है? जैसे आम बता दो, आम सत्य फल होता है। असत्य फल का उदाहरण क्या होगा? सेब ले लीजिए, सेब असत्य फल का उदाहरण है। नाशपाती है, नाशपाती असत्य फल का उदाहरण है। बैंगन भी असत्य फल होता है। ऐसे ही रस भरी है, रस भरी भी असत्य फल होता है। तो इस तरह से ये सभी असत्य फल होते हैं। अब कभी कभी असत्य फल को क्या कह देते हैं कि नकली फल किसे कहते हैं? नकली फल कहे, चाहे असत्य फल कहे, चाहे फॉल्स फ्रूट कहे, ये सब एक ही बात। चाहे कूट फल कह दे, कूट फल कहेगा तब भी असत्य फल ही है। यदि नकली फल, कूट फल, असत्य फल, फॉल्स फ्रूट, ये सब क्या होते हैं? ये सब असत्य फल ही होते हैं। यानी इनका निर्माण अंडाशय से ना होकर के पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, उन्हें ही नकली फल या कूट फल या असत्य फल कहा जाता है। जैसे सेब है, इसका निर्माण पुष्पासन से होता है, थैलेमस से होता है। सेब का निर्माण किससे होता है? तो पुष्पासन से होता है। ऐसे ही जैसे बैंगन ले लीजिए, तो बैंगन का निर्माण बाह्य दलपुंज से होता है, बाह्य दलपुंज से इसका निर्माण होता है। ऐसे ही सहतूत ले लीजिए, जो सहतूत होता है इसका निर्माण कैसे होता है? तो पुष्पक्रम से विकसित होता है। ऐसे ही कटहल है, अंजीर है, ये सभी नकली फल या कूट फल के उदाहरण होते हैं। कभी कभी असली फल कहते हैं, तो असली फल सत्य फल होते हैं। जो असली फल है ये सत्य फल होते हैं। असली फल और नकली फल में अंतर पूछ लिया तो
बताएंगे असली फल वह फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, पुष्प के अंडाशय से, और नकली फल वह फल जिनका निर्माण पुष्प के अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, उसे नकली फल कहा जाता है। उदाहरण असली फल में आम बता दीजिए, नकली फल में सेब बता दीजिए। तो सेब का निर्माण पुष्पासन से होता है। अब अगर एक फल की रचना को देखा जाए, मान लेते हैं यहाँ पर एक मांसल और सरस फल बनाते हैं, आम बना लिया, जैसे यहाँ पर इसकी गुठली को दिखा दिया इस तरह से। तो इसमें ये जो बाहरी भित्ति होती है इसे इपीकार्प कहा जाता है। ये इपीकार्प है। इपीकार्प को हिंदी में क्या कहते हैं? बाहरी स्तर या बाह्य भित्ति कहा जाता है, या बाह्य फल भित्ति कहते हैं। बाह्य फल भित्ति कह लीजिए, बाह्य फल भित्ति हो गई इपीकार्प। ये बाहरी स्तर होता है, बिल्कुल पहली भित्ति होती है कह लीजिए, छिलका बनाती है। जो एपिकार्प है ये किसका निर्माण करती है? बाह्य फल भित्ति छिलके का निर्माण करती है, छिलके का निर्माण करती है। और इसके बाद जो ये आंतरिक भित्ति है, यानी जो मध्य फल भित्ति है, मध्य फल भित्ति है, इसे मीसोकार्प कहा जाता है। मीसोकार्प ये मांसल व गूदेदार होती है, मांसल व गूदेदार होती है और इसी को खाया जाता है। फिर ये जो अंदर बीज के ऊपर का भाग होता है इसे अंतः फल भित्ति कहा जाता है, अंतः फल भित्ति कहा जाता है, या एंडोकार्प कहा जाता है, एंडोकार्प कहते हैं। और ये जो एंडोकार्प होती है ये जैसे जो फल है ये फल के अंदर का स्तर होता है, पतली झिल्ली की तरह से होता है और उसी बीज के ऊपर रहता है। और इसके बाद ये जो है अंदर का भाग, इसे बीज कहा जाता है या सीड कहा जाता है। तो इस तरह से फल में मुख्य रूप से 3 भाग हुए, एपिकार्प, मीसोकार्प और एंडोकार्प। यानी बाह्य फल भित्ति जो छिलके का निर्माण करती है, मध्य फल भित्ति जो गूदा बनाती है, और अंतः फल भित्ति जिसके अंदर बीज होता है। इस तरह से ये पूरा फल की संरचना हो जाएगी। देखिए इसमें से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सत्य फल क्या है, असत्य फल क्या है, सत्य फल का उदाहरण बताइए, असत्य फल का उदाहरण बताइए, या कूट फल का उदाहरण बताइए, या फल की संरचना आपको बताइए, फल को कितने भागों में बांटा गया है, या फल के कितने भाग होते हैं। तो एपिकार्प है, मध्य फल भित्ति है, अंतः फल भित्ति है, ये हो जाएगा। या फिर पूछ लिया कि बीज का निर्माण किससे होता है, तो बीज का निर्माण बीजांड से होता है। और फल का निर्माण किससे होता है, तो फल का निर्माण अंडाशय से होता है। तो इस तरह से फल पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको सभी बता दिए हैं। चलिए दूसरी टिप्पणी पर आते हैं। देखिए दूसरी टिप्पणी है अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस से कहा जाता है। अनिषेक जनन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। ये क्या चीज होती है? तो देखिए जब एक समान प्रक्रिया होती है, जैसे नर युग्मक है, ये मादा युग्मक से मिलता है, मादा युग्मक से मिलता है तो भ्रूण बनता है, और भ्रूण के बाद जीव का निर्माण होता है। भ्रूण बना और भ्रूण के बाद जीव का निर्माण होता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है। सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है? नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित हो जाता है और फिर भ्रूण का निर्माण होता है जिससे जीव बन जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिना निषेचन के ही भ्रूण या जीव बन जाता है, जीव बन जाता है। निषेचन ना हो यानी नर और मादा युग्मक आपस में संलयित ना हो फिर भी भ्रूण बन जाता है तो उसे ही अनिषेक जनन कहा जाता है। फिर भी जीव बन जाता है तो उसे ही अनिषेक जनन कहा जाता है। सामान्य प्रक्रिया में क्या है? यह है सामान्य प्रक्रिया कि नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, जैसे शुक्राणु अंडाणु से मिला तो युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है और उसी से जीव बनता है। तो सामान्य प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, तब जाकर के भ्रूण और फिर जीव का निर्माण होता है। लेकिन असामान्य प्रक्रिया में क्या होता है कि निषेचन भी नहीं हुआ, यानी नर और मादा युग्मक आपस में नहीं मिले फिर भी भ्रूण या जीव बन जाता है तो उसे ही अनिषेक जनन कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि लैंगिक जनन ना हो और मादा युग्मक से नया जीव बन जाए, ये भी हम कह सकते हैं। लैंगिक जनन ना हो फिर भी मादा युग्मक से नया जीव बन जाए तो उसे ही अनिषेक जनन कहा जाता है। बिना लैंगिक जनन के यानी नर और मादा युग्मक ना मिले फिर भी मादा युग्मक से नया जीव बन जाए तो उसे ही अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। कुछ जीवों के नाम बना जैसे मधुमक्खी है,
मधुमक्खी में ऐसे होता है, स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा में ऐसे होता है, छिपकली है, कुछ छिपकलियां होती है जिनमें होता है, टर्की पक्षी है, इनमें ऐसा होता है। इसके बाद तीसरी टिप्पणी है असंग जनन यानी एपोमिक्सिस। असंग जनन क्या है? एपोमिक्सिस है। इसकी खोज विंकलर ने की थी। आपको बता दें कि सामान्य प्रक्रिया के बिना ही, सामान्य प्रक्रिया के बिना ही बीज पैदा करना, बीज पैदा करने की तकनीक को असंग जनन कहा जाता है। असंग जनन कहते हैं। सामान्य प्रक्रिया के बिना ही, सामान्य प्रक्रिया क्या थी? मैंने कहा था नर युग्मक मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, तब भ्रूण और जीव बनता है, फिर जीव से यानी फल बनता है और फिर उसे ही बीज का निर्माण होता है। लेकिन कहा गया कि सामान्य प्रक्रिया के बिना ही यानी सामान्य प्रक्रिया ना हो फिर भी बीज पैदा हो जाए, ऐसी तकनीक असंग जनन कहलाती है। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब पौधों में संयुग्मन ना हो, संयुग्मन का क्या मतलब? वही निषेचन ना हो। संयुग्मन यानी कि नर और मादा युग्मक युग्मित ना हो, मिले ना, संयुग्मन ना हो तथा अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो, अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो और एक नया पौधा बन जाए, नया पौधा बन जाए, तो उसे ही क्या कहा जाता है? असंग जनन या एपोमिक्सिस कहा जाता है। जैसे कि कली है, कली से कोई पौधा है, उसकी कली से नया पौधा बन रहा है, कोई पौधा है तो उसके तने से नया पौधा बन रहा है, पत्ती से नया पौधा बन रहा है, ऐसे ही नए जीव बन जाते हैं। जैसे गन्ना है तो गन्ना काट कर बो दिया तो उसमें नर और मादा युग्मक कहाँ मिले? गन्ना काट कर बो दिया गया है, गन्ने को खंड खंड करके बो दिया गया, फिर वो अंकुरित हो गया, नया जीव बन गया, इसलिए उसमें नर और मादा युग्मक नहीं मिले, फिर भी नया जीव बन गया। ऐसे ही आलू है, आलू क्या होता है? तना होता है, आलू को काट कर बो देते हैं और नया जीव बन जाता है। तो इस तरह से असंग जनन ये हो जाएगा। ऐसे ही नींबू है, धतूरा है, आदि में भी असंग जनन की प्रक्रिया होती है। चलिए अगली टिप्पणी पर आते हैं। अगली टिप्पणी है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है? तो जब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए, बिना निषेचन के ही फल बन जाए, निषेचन ना हो लेकिन फिर भी फल बन जाए तो उसे ही अनिषेक फलन कहा जाता है। जैसे अंगूर में होता है, केला में होता है, टमाटर में होता है। बिना निषेचन के ही जब फल का निर्माण हो जाए तो उसे ही अनिषेक फलन कहा जाता है। और ऐसे फल कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं, बीज रहित फल होते हैं। ये फल कैसे बनते हैं? इनमें बीज नहीं होता है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बीज रहित फलों का निर्माण, बीज रहित फलों के निर्माण को अनिषेक फलन कहा जाता है। अगली टिप्पणी है बहुभ्रूणता। तो बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहा जाता है। कोई बीज है, उस बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? बहुभ्रूणता कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो बहुभ्रूणता होती है इसमें युग्मनज जो होता है, युग्मनज यानी जो जाइगोट होता है, जाइगोट दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। जैसे जाइगोट था तो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे ही बहुभ्रूणता कहा जाता है या पॉलीएम्ब्रियनी कहा जाता है। तो चलिए इन सभी को कैसे परीक्षा में लिखेंगे आपको एक एक करके समझा देते हैं। पहले अनिषेक जनन अर्थात पार्थेनोजेनेसिस को देखते हैं। तो प्रजनन की वह विधि जिससे अंड या मादा युग्मक बिना निषेचन के ही भ्रूण या नए जीव में विकसित हो जाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। मतलब प्रजनन की सामान्य विधि में क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं,
तब जाकर के भ्रूण बनता है और फिर जीव का विकास होता है। यानी इनमें संयुग्मन अनिवार्य रूप से होता है, लेकिन जब बिना निषेचन के, बिना संयुग्मन के ही भ्रूण या नया जीव बन जाए तो उसे ही अनिषेक जनन कहा जाता है। मतलब यदि किसी कारणवश संलयन अथवा निषेचन की क्रिया पूर्ण ना हो तो नर युग्मक तो मर जाता है, परंतु कभी कभी मादा युग्मक में विकास की क्रिया होती रहती है और अनिषेचित जीव बनता है। इस क्रिया को अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। चलिए अब असंग जनन को समझा देते हैं। देखिए, सामान्य प्रक्रिया के बिना ही बीज पैदा करने की तकनीक को असंग जनन या एपोमिक्सिस कहा जाता है। असंग जनन की खोज का श्रेय वनस्पति विज्ञ विंकलर को जाता है। विंकलर के अनुसार कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है, फिर भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को असंग जनन कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि असंग जनन क्या है, तो अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि है जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही होता है। इसे क्या कहते हैं, असंग जनन या एपोमिक्सिस कहा जाता है। चलिए अब अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी को देख लेते हैं। तो परिपक्व अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। जब फल बिना निषेचन के बन जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, अनिषेक फलन कहा जाता है। पार्थिनोकार्पी इज डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन ना हो, निषेचन ना हो, फिर भी नया फल बन जाए तो उसे ही अनिषेक फलन कहा जाता है। विंकलर के अनुसार बीज रहित फलों की उत्पत्ति को अनिषेक फलन कहते हैं। बीज ना हो, इस प्रकार बीज रहित फलों को अनिषेक फलनी फल कहा जाता है। चलिए बहुभुरता को देखते हैं या पॉलीएम्ब्रियोनी को देखते हैं। तो बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता होती है। अनावृत बीजी पौधे होते हैं, उनकी विशेषता होती है, लेकिन एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी पौधों में भी पाई जाती है। सिट्रस कुल के पौधों में यह एक सामान्य घटना होती है। बहुभ्रूणता में युग्मनज 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग से एक भ्रूण बनता है, जैसे क्रोटोलेरिया है, निम्फिया है आदि में ऐसा होता है। कभी कभी बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश होने पर प्रत्येक भ्रूणकोश भ्रूण बनाता है, जिससे बीज में एक से अधिक भ्रूण होते हैं। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1719 ईस्वी में की थी। चलिए अब जानते हैं बहुभ्रूणता के उपयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ द पॉलीएम्ब्रियोनी। तो पादप प्रजनक तथा उद्यान विज्ञों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पादप प्रजनक होते हैं, पौधों को उत्पन्न करते हैं नए नए प्रकार के, उनके लिए, और उद्यान जो विज्ञ हैं, उद्यानों के लिए जो विशेषज्ञ हैं, जो विद्वान हैं, उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। फिर दूसरा है आम व नींबू प्रजाति के पौधों के लिए न्यूसेल्स से प्राप्त भ्रूण का उपयोग बहुतायत से किया जाता है। न्यूसेल्स क्या है, तो बीजांडकाय, यानी आम और नींबू प्रजाति के जो पौधे होते हैं, इनके जो बीजांडकाय से उत्पन्न जो भ्रूण होता है उसका उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है, आम नींबू प्रजाति के पौधों के लिए जो बीजांडकाय होता है, जो अध्यावरण होता है, इससे जो भ्रूण उत्पन्न होता है, पौधा उत्पन्न होता है, उसका उपयोग किया जाता है। फिर बहुभ्रूणता का तीसरा उपयोग है, इनसे प्राप्त नवोद्भिद जनक पौधे के समान होते हैं। तो नवोद्भिद जनक, नवोद्भिद का मतलब ये होता है जब पौधा या बीज को बोया जाता है तो उसमें से जो अंकुरण निकलता है, उसमें जब तक पत्ती वगैरह नहीं निकलती हैं तो उसे नवोद्भिद कहा जाता है। तो वो हो गया नवोद्भिद। तो इनसे प्राप्त जो नवोद्भिद जनक होते हैं वो बिल्कुल पौधे के समान होते हैं। ये कायिक प्रजनन के समान ही उपयोगी होते हैं। कायिक प्रजनन का अर्थ है कि पौधे के किसी भाग से जब कोई संतान उत्पन्न हो जाए या जब दूसरा पौधा उत्पन्न हो जाए तो उसे कायिक प्रजनन कहा जाता है। कायिक प्रजनन ये अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत ही आता है और इसमें बिना जनन के ही जब पौधे उत्पन्न हो जाते हैं तो कायिक प्रजनन के समान ही ये बिल्कुल उपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार से आज के सभी टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।